हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल। जी हाँ, कल आपके सभी के फोन में सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे रात में लगभग 8 से 8:30 के बीच में एक नोटिफिकेशन आया होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती का। ये वही भर्ती है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं कि स्टेट की जितनी वैकेंसी है, स्टेट डिपार्टमेंट में जो भी है, उसमें वैकेंसी में लगभग सूखा पड़ चुका है। बहुत गिनी चुनी वैकेंसीज आ रही हैं। आप देख सकते हैं लेखपाल की 8000 वैकेंसी आई थी, उसके बाद से कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो केंद्र सरकार है, उसमें जो एसएससी आयोग है, एसएससी आयोग ने अभी आपने थोड़े लगभग 1 महीना पहले आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा एसएससी सीजीएल का। जी हां, सीजीएल में आपने पढ़ा होगा लगभग 20,000 वैकेंसी आई है इस बार। उसके अलावा सीजीएल का एग्जाम आपका होगा दिसंबर में और ये एग्जाम आपका होगा जनवरी में। आप काउंट करो, एसएससी सीजीएल की 20,000 वैकेंसी प्लस एसएससी जीडी कांस्टेबल की लगभग 24,200 के आसपास वैकेंसी आई है इसमें, 24,293 या 96 के आसपास। ठीक है, तो यानी 20,000 वो और 24,000 यानी ऑलमोस्ट 44,000 वैकेंसी आपकी एसएससी ने निकाली है, हमारी केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये कर सकते हैं कि स्टेट की आप प्रिपरेशन करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ ही साथ इस पर भी फोकस करें क्योंकि ये आपके सामने बहुत बड़ा जैकपॉट है। जैकपॉट कैसे है वो अभी मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। आइए तो हम लोग इस अपनी जो वैकेंसी है एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो बात करते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के तहत कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। कांस्टेबल मतलब एक ही टाइप का कांस्टेबल नहीं होता है। केंद्र सरकार की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे एसएसएफ हो, चाहे एआर हो या आईटीबीपी हो, इन सारी एजेंसीज में जो भी सिक्योरिटी का काम करते हैं, जो भी सिक्योरिटी कांस्टेबल होते हैं, वो सब हमारे आते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंतर्गत। उसके अलावा इसमें एक नया डिपार्टमेंट ऐड हुआ है, एनसीबी। डिपार्टमेंट पुराना है लेकिन भर्ती इस बार इसमें जीडी कांस्टेबल के तहत की जा रही है। ठीक है, तो इसकी भर्ती 2 पार्ट में आई है। पहले पार्ट में आपकी जो जनरल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यानी कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये जितनी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनको पुट किया गया है। और दूसरे पार्ट में जो हमारा रखा गया है वो एनसीबी को रखा गया है। इस बार इनको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करके दिया गया है। ठीक, जो हमारी जनरल सिक्योरिटी एजेंसीज यानी जो पार्ट 1 की एजेंसीज हैं, इसमें अगर आप काउंट करने जाएंगे तो 24,205, जी हाँ, 24,205 वैकेंसीज आई हैं आपके पार्ट 1, यानी इन सिक्योरिटी एजेंसीज को मिला के 24,205 वैकेंसीज आई हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो आई हैं वो बीएसएफ और सीआरपीएफ में आई हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है 24,205 में से भी, यानी इन दोनों सिक्योरिटी एजेंसीज में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो 24,000 वैकेंसी आई है 24,205, उसमें मोस्ट वैकेंसीज जो है वो इन्हीं दोनों ने कवर कर ली हैं। उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 आता है यानी एनसीबी। एनसीबी में आप देख सकते हैं पोस्ट कम है 164, लेकिन अगर इन 164 में से एक पोस्ट में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, हालांकि एक ही पोस्ट चाहिए आपको, लेकिन ये 164 जो है ये एनसीबी की पोस्ट है बेटा, यानी नारकोटिक ब्यूरो। बहुत बड़ी चीज होती है। अगर इसकी आपको पोस्ट मिल जाती है तो फिर आप समझ लो कि इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्ट 1 में इतनी वैकेंसी है और पार्ट 2 में सिर्फ 164 है, यानी एक अकेला हिस्सा सिर्फ 164 पोस्ट लेके बैठा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये एग्जाम है किन किन बच्चों के लिए, यानी कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा इससे जो लास्ट ईयर मतलब लास्ट चांस में जो आया था एसएससी जीडी कांस्टेबल, उसमें जो कैंडिडेट की एज रखी गई थी वो रखी गई थी 17 साल से लेकर 23 साल तक, यानी 17 to 23। लेकिन क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2020-21 में हमारे देश में कोविड पेंडेमिक आया था, उस पेंडेमिक के कारण जितनी भी, चाहे वो सेंट्रल की वैकेंसीज हो चाहे स्टेट की वैकेंसीज हो, सभी इफेक्ट हुई थी, जिनकी वजह से भर्ती नहीं हो पाई थी। अब क्योंकि वो बच्चे, अब जाहिर सी बात है उनकी एज तो काउंट होगी भाई, जो 2020-19 में हुए होंगे, 20-21 में, एज तो उनकी काउंट होनी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एसएससी ने इस बार ये डिसाइड किया है कि एज जो अपर एज लिमिट है, यानी कि जैसे 17 to 23 होती है, अब वो 23 ना होकर के उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी वो हो गई है 17 to 26। आप अगर 3 साल आपकी एज और बैक कर दी गई है, यानी 3 साल आप बड़े भी हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्कीम है, ये जो पॉलिसी है एसएससी की, ये सिर्फ इसी साल के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट ईयर जो आएगी वो फिर से 17 to 23 आएगी, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा जो अग्निवीर की भर्ती हुई थी उसमें भी आपको 2 साल एज का रिलैक्सेशन दिया गया था। हालांकि उसमें भी 3 साल का दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसमें 2 ही साल का दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 साल तो बच्चों ने कुछ कर ही नहीं पाया, तो 2 साल तो उनके बनते ही बनते हैं। साथ में
चीज़ों को पटरी पे आने में भी 1 साल लग गया, तो कायदे में उनको 1 साल और ऐड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2 साल किया। लेकिन इसमें उन्होंने उस गलती को सुधारा है और इसमें उन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 तक है, वो सभी बच्चे जो हैं वो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा होता है। पिछली बार जो लास्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, उसमें क्या था, उसमें 1997 नहीं था, उसमें हो जाता है 2000 से लेके 2003 तक के जितने भी बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000-2003 के बीच में है, वो एलिजिबल थे। लेकिन इस बार क्योंकि 3 साल का एक्सटेंशन मिला है, तो 2000 से घटा के इसको कर दिया गया 1997। तो यही आपके लिए जैकपॉट का मौका है। इसमें हम सभी जितने भी 26 साल तक के स्टूडेंट्स हैं, 26 साल के जितने कैंडिडेट हैं, वो सब इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप समझ सकते हैं 23 से सीधे 26, तो यानी आप सभी के पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना फ्यूचर बनाने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इसमें सिलेक्शन होगा कैसे। एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो बेटा ये सिलेक्शन होगा 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले आता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आता है आपका पीईटी और लास्ट में आता है आपका पीएसटी। ये 3 स्टेजेस हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा अपना सिलेक्शन लेने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी की। सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, जैसे अगर आपने पहले एसएससी का कभी एग्जाम दिया होगा या आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन मोड का पेपर होता है ये। इसमें क्या होगा, इसमें 4 सेक्शन होते हैं जिनके तहत एसएससी क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहला आता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और लास्ट सेक्शन आपका होता है इंग्लिश, जो एसएससी पूछता है। लेकिन इस बार एसएससी ने अपनी इस भर्ती में क्या किया है, इंग्लिश के साथ साथ एक ऑप्शन दे दिया कि आप इंग्लिश की जगह पे हिंदी भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको जो लैंग्वेज सूटेबल लग रही है उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। तो 4 सेक्शंस हो गए। ईच सेक्शन कंटेन्स 20 क्वेश्चंस, यानी मैथ के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस और हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। टोटल आपके हो गए 80 क्वेश्चंस इस एग्जाम के। 80 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होगा, यानी एक क्वेश्चन जो 2 मार्क का होगा, यानी टोटल आपका जो होगा 160 मार्क्स का पेपर बनेगा जाके। 160 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 30% तो लाने ही पड़ेंगे। 30% लाने का मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, 30% के बाद आप शॉर्टलिस्ट होने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी 30% आप कह सकते हैं कि 30% आपके पासिंग मार्क्स हैं। उसके बाद आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं वो आयोग बाद में डिसाइड करेगा। जिस तरीके से बच्चों के नंबर आएंगे फिर वो शॉर्टलिस्ट निकालेगा। ठीक, तो आपको 160 में एटलीस्ट 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। एसएससी के हर एग्जाम में 1/4 क्वेश्चन की निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 मार्क्स की होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 2 मार्क्स कटेगा ही कटेगा, साथ में 0.5 और कटेगा, यानी एक गलत क्वेश्चन होने पर आपका 2.5 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेज आती, अगर आप यहां से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, भगवान ने चाहा हो ही जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टफ लेवल का पेपर नहीं आता। मैं फिर बता रहा हूं, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th पास मांगी गई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जैकपॉट भर्ती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना है कि मैं 12th पास हो जाऊं या मैं ग्रेजुएशन कर लूं उसके बाद एलिजिबल। नहीं बेटा, आप इसमें सिर्फ 10th पास करके एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कोई डिटेल बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ईजी भी नहीं आएगा कि A+B का होल स्क्वायर पूछ दें ना। एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी आप मैथ में जो कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे, आप इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे, आप रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो 10th लेवल तक का पूछेगा, मैक्सिमम है 10th लेवल। ठीक है, जहां तक है वो टच 8th 9th ही करेंगे, इससे ऊपर नहीं टच करेंगे, क्योंकि आयोग यही करता है। जब सीजीएल का पेपर लेता है तो बहुत ज़्यादा 12th तक जाता है, मैथ में बहुत ऊपर नहीं जाता आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, वो आपकी 10th पास हो गई। ठीक, अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद आपका होता है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा होती है आपकी रेस। इसमें आपको दौड़ाया जाएगा। ठीक, रेस के लिए क्या इन्होंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है, रेस के लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किए हैं उसमें यह है कि जो मेल कैटेगरी है, मेल कैटेगरी के लिए क्या होता है, मेल कैटेगरी को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है। कोई बहुत बड़ा
टास्क नहीं है ये, ठीक है। टास्क सिर्फ इसमें इतना है कि आप अपने आप को 5 किलोमीटर तक दौड़ने का स्टैमिना लेके आए अपने अंदर। 24 मिनट बहुत है, 24 मिनट सफिशिएंट है, क्योंकि आप देखते हो कि जो भर्तियां निकलती हैं उसमें 5 मिनट में 1 किलोमीटर बोल देते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहा है वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर आराम से दौड़ लेगा। लेकिन वही चीज है ना कि क्या वो 5 किलोमीटर तक लगातार दौड़ पाएगा? ये स्टैमिना जो बिल्ड कर लेगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आराम से पास कर लेगा बहुत ईजिली। इसको पास करने के बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीएसटी, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें आपका बाकी का पूरा फिजिकल चेकअप किया जाता है। फिजिकल चेकअप मतलब आपने देखा होगा इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी लिखी है। क्या लिखी है कि इसमें आपकी जो हाइट है वो, हाँ ये देखिए, मेल में जो हाइट होती है, मेल में इसमें डिसाइड करी गई 170 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये मैंने जो लिखी है ये मैंने यूआर की लिखी है, यानी जनरल कैटेगरी की लिखी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में जो मेल है उसकी 170 सेंटीमीटर्स मांगी गई है। इससे नीचे हाइट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फीमेल की मांगी गई है 157 सेंटीमीटर्स, ये भी मैंने जनरल की लिख रखी है। ओबीसी, एससी, एसटी उसमें हो सकता है कुछ, शायद एसटी जो है वो शायद 162 मांगा गया है। जनरल, ओबीसी और एससी इन तीनों की 170 है, लेकिन जो एसटी की है, एसटी की इन्होंने 162.5 सेंटीमीटर मांग दी है, तो उनको रिजर्वेशन दिया गया है उसमें, ठीक है। ये चीज आपकी चेक की जाएगी। प्लस दूसरा आता है चेस्ट। चेस्ट में ये होता है कि अनएक्सपेंडेड चेस्ट, यानी जब आप नॉर्मली खड़े हो वहां पे आपको सीना फुलाना नहीं है, नॉर्मल तरीके से अगर आप हैं तो वहां पे क्या होगा, आपका 80 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना ही चाहिए। और जब आपको एक्सपेंड करने को कहा जाए, यानी सीना फुलाने को कहा जाए, तो आपके चेस्ट की जो नाप है वो 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और जो उसमें मेंशन नहीं करी गई लेकिन उसके नोटिफिकेशन में मेंशन करी गई है कि इसमें आपकी हाइट और आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए। अगर आपका वेट उस रेशियो में कम पड़ता है तो निश्चित तौर पे आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप बाहर हो जाते हैं तो बाहर होने के बाद वहाँ पे जिन लोगों, मतलब जो लोग आए हैं आपका पीएसटी लेने, उनके पास आप जाके अपील भी कर सकते हैं कि हाँ मैं इतने दिनों में इस चीज़ को कवर अप कर सकता हूँ, या मैं ऐसे करके इस चीज़ को कवर अप कर लूँगा। फिर उनके ऊपर डिसीजन होगा कि वो आपको सेकेंड चांस देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक। पहली बात तो हम लोग को सेकंड चांस के बारे में सोचनी नहीं है। जैसे ही हमारा सीबीटी क्लियर होता है हमको तुरंत पीईटी और पीएसटी की तैयारी में लग जाना है। बीच में आपको टाइम मिलेगा, ठीक ठाक टाइम मिलेगा, जिसमें आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक वेटेज मिलता है किनको, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट में क्या होता है, एनसीसी में 3 टाइप के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ए, बी और सी। ए सर्टिफिकेट वालों को 2% का वेटेज दिया है, बी सर्टिफिकेट वालों को 3% का दिया गया है और सी सर्टिफिकेट वालों को 5% का वेटेज दिया गया है। अब ये जो 2, 3, 5% है, ये जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उनके नहीं है, ये जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि 160 मार्क्स, इसका 2%, 160 मार्क्स का 3% और 160 मार्क्स का 5%। अगर हम 160 मार्क्स का 5% निकालते हैं तो 8 मार्क्स बन के आते हैं। 8 मार्क्स आपको बोनस के तौर पे दिए जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी कैडेट का सर्टिफिकेट सी लेवल का है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इस चीज पे इतना क्यों फोकस, इतना क्यों मैं आप लोगों को वो कर रहा हूं कि नहीं आपको इस भर्ती में सेलेक्ट होना ही है, ठीक है। इसलिए होना है बेटा क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपए है। जी हाँ, इसका ग्रेड पे आप समझो 10th पास वैकेंसी है और इसका ग्रेड पे 2000 रुपए है। 2000 रुपए का मतलब 21,100 रुपए आपका बेसिक पे बनेगा जाके, यानी ये तो सैलरी आपकी मिलनी ही मिलनी है। 21,100 से लेकर के 60,000 तक का बेसिक पे बनता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। उसके बाद उसमें कई सारे अलाउंसेस लगते हैं, जैसे डीए हो गया और आपका रहने वाला हो गया, रेजिडेंशियल अलाउंस हो गया, ठीक है। इस तरीके से कई सारे अलाउंस लग के आपको, जहां तक अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे हिसाब से आपको 35,000 के आसपास इन हैंड पहली सैलरी जो मिलेगी, इन हैंड मिलेगी। दूसरी चीज आप समझ सकते हैं कि एसएससी की जॉब है, सेंट्रल लेवल की जॉब है, कितनी भी बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपकी सैलरी नहीं रुक सकती। स्टेट में पहले होता था, अब स्टेट में भी होना बंद हो गया, लेकिन पहले स्टेट में ऐसा हो जाता था कि सैलरीज रुक जाती थी लोगों की। सेंट्रल में आज तक ना सैलरी रुकी है ना कभी रुकेगी, क्योंकि वो वही चीज है ना कि हेड ऑफ द टेबल ही होता है। अच्छा, दूसरी चीज, अब थोड़ा सा फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे क्या फॉर्म फिल किया जाएगा। फॉर्म फिलअप की जो स्टार्टिंग डेट है वो कल से ही शुरू हो गई, यानी 27 अक्टूबर, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से फॉर्म का उन्होंने लिंक एक्टिवेट कर दिया है। और लास्ट डेट कब तक है, 30 नवंबर है। पहली चीज, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, ऑफलाइन मोड का फॉर्म नहीं है। पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप एसबीआई में जाके ई चालान, ऑफलाइन चालान जो होता है आपका, उसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं।
फॉर्म की फीस आपकी 100 रुपये है सिर्फ। SC के लिए शायद वो भी नहीं है, SC के लिए 0 रुपये है। और OBC SC ST की फीमेल्स जो हैं उनके लिए 0 रुपये है। जनरल में मेल फीमेल दोनों के लिए 100 रुपये है, और जनरल में मेल में OBC जनरल और SC इनके लिए भी 100 रुपये है। ठीक, 100 रुपये की फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। 27 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो चुका है और 30 नवंबर तक भरा जाएगा। फीस की जो लास्ट डेट, ये जो 30 नवंबर है ये आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, यानी 30 नवंबर को रात के 11 बजे या शायद 12 बजे से पहले तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फीस पेमेंट की जो डेट आएगी वो आपकी 1 दिसंबर रात 11 बजे तक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन चालान को जनरेट करने की तिथि जो है वो 30 नवंबर ही है, यानी ऑफलाइन चालान आपको भर 30 नवंबर तक देना है। पेमेंट उसका अगर 1 दिसंबर तक होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा, अब ये हमारा डेट का हो गया। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डेट हो गई आपकी, DOB हो गई, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। अच्छा हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा इन डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसे क्या जॉब होते हैं। सबसे पहले BSF जो होता है बेटा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब आपको, जैसे आपका कच्छ हो गया या राजस्थान साइड में जितने बॉर्डर हैं वहाँ पे आपको बॉर्डर के पड़ोस में ही बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलेगी। उसमें आपको आपके बॉर्डर की जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर नज़र रखना होता है और उनको अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है कि आज ये चीज़ें हुई हैं। ठीक, CISF और CRPF क्या होता है, एक हमारा स्पेशल टाइप की फोर्स होती है। इसकी मदद ली जाती है बड़े बड़े ऑपरेशंस में, नॉर्मल भी इससे काम लिया जाता है। उसके अलावा इन दोनों की, और ये जो है ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी सिक्योरिटी फोर्स लगाई जाती है वो आपकी CISF के अंतर्गत आती है। ठीक, SSB क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल, ये आपका कहीं ना कहीं आर्मी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, ये भी हमारा सिक्योरिटी एजेंसी है। उसके बाद आता है SSF, इसको स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी बोला जाता है या सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स भी बोला जाता है। ठीक, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स का मतलब है ये आपको जो VIPs हमारे जितने होते हैं उनकी सिक्योरिटी में आपको लगा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो मंत्रियों के काफिले वगैरह निकलते हैं उनमें आपको AR जो है वो हमारा असम राइफल्स में आता है, जो असम एरिया का जितना बॉर्डर है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ITBP जो है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर, ठीक है, यानी जो इंडिया और तिब्बत के बीच का बॉर्डर है वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और NCB मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका नारकोटिक ब्यूरो डिपार्टमेंट है, इसमें आपकी 164 पोस्ट है। ठीक, रेस हो गई, PST हो गया, CBT हो गया, एजुकेशनल हो गया, DOB हो गई, NCC हो गया, दोनों डिपार्टमेंट्स हो गए। ठीक, उसके अलावा मैंने आपको इसका पे स्केल भी बता दिया है। ठीक, कुल मिला के हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये आपके सामने बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। इसके बाद जो ये 3 साल का एक्सटेंशन है ये आपसे छीन लिया जाएगा। इस बार जो मौका है, इस बार वही है, गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, तो ये बेटा वही करो या मरो वाला नारा है। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको इस वैकेंसी से संबंधित अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। सारी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी है, हर तरीके की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी कंफ्यूजन लिख के डाल दीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं थैंक यू।